स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 12 में आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अगर हम इन्वायरमेंट में कुछ डिफरेंशियल चेंजेस प्रोड्यूस करें और उन डिफरेंशियल चेंजेस के प्रोड्यूस होने के बाद हम दोबारा से ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं कर पाएँ तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एंट्रोपी चेंज देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लेकिन अभी हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है ये है क्लॉजियस इनइक्वालिटी, और ये याद रखना है कि जब भी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में जो एफिशिएंसी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस की वो हमेशा लेस होती है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से। और अगर हम ये वाली इनइक्वालिटी ले रहे हैं, ये इनइक्वालिटी का साइन इसमें इंड्यूस करवाया हुआ है, इसको हम क्लॉजियस इनइक्वालिटी कहते हैं। इसमें ये जो यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है ये शो कर रहा है कि ये हम यहाँ पे जो क्लॉजियस थ्योरम है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। क्लॉजियस थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी जो है वो उसको शो करेगी। और जो यहाँ पे इनइक्वालिटी है वो क्यों आ रही है, क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। और यहाँ पे जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल बेसिकली हमें नेट चेंज दे रहा है एंट्रोपी में। यानी अगर हम एक कंप्लीट साइकिल देखते हैं जो कि एक इरिवर्सिबल साइकिल है, उसके दौरान हमने कंप्लीट नेट चेंज देखना है एंट्रोपी का, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई करेंगे। अब देखें, जब भी हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो कैलकुलेशन है वो करनी है तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस को। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी का चेंज होता है वो इक्वल होता है इनिशियल टू फाइनल स्टेट। यानी एक हमने इनिशियल स्टेट ली हुई थी और इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए जितना जो हीट का चेंज है वो आया है टेम्परेचर के लिहाज से, उसको हम एंट्रोपी चेंज कहेंगे। यानी डेल्टा एस इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम आई टू एफ डी क्यू ओवर टी। अब इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा है और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस की एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। हमने यहाँ पे एक इस तरह से कंसीडर कर लिया कि दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, जिसकी फर्स्ट जो ब्लॉक है उसकी इनिशियल स्टेट है, हमने दोनों ब्लॉक्स को हमने लिया हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस में, हमने उसको रखा हुआ है। पहले क्या था कि एक ब्लॉक था जिसका जो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर वो PI था, वॉल्यूम VI था और जो टेम्परेचर है वो T था। इसी तरह जो सेकंड वाला था उसमें जो उसकी फाइनल स्टेट थी वो क्या हुई कि प्रेशर जो है वो PF हो गया, वॉल्यूम VF हो गया और टेम्परेचर जो है वो अभी भी T रहा। ये T टेम्परेचर दोनों में क्यों रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात की है। देखें, पहले दो ब्लॉक्स पड़े हुए थे हमारे पास, उनको हमने थर्मल कॉन्टैक्ट में नहीं रखा था, लेकिन जैसे ही उनको थर्मल कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे और वहाँ पे हम एक्सपेंशन को अलाउ करवाएंगे तो वहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं इनका चेंज यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें, मैंने ये पहले भी कहा था कि हमें अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस को समझना है, उसमें एंट्रोपी चेंज लेना है, तो उसके लिए हमें रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज को लेके चलना होगा। तो इसी एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं आगे। तो हमें जैसा कि पता है कि हम जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जब उसको डिस्कस करें तो वो इक्वल है DE इंटरनल इज इक्वल टू DQ प्लस DW, जिसमें इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो ज़ीरो होगा। वो ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन ली है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे हमने इसको ज़ीरो रख दिया, DQ एज इट इज़ आ जाएगा और DW जो है वो -P इंटू DV आ जाएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखें एक्सपेंशन हो रही है और ये जो एक्सपेंशन है इसके दौरान जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। देखें DQ जो है ये नेगेटिव क्यों है, इसको हम पहले बहुत आर्टिकल्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। एक्सपेंशन के लिए हमने इसको नेगेटिव लिया। अब देखें DQ जो है इस साइड पे शिफ्ट हो गया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसमें अगर हम P की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं PV इज़ इक्वल टू nRT एक्सप्रेशन से, जो कि जनरल गैस इक्वेशन थी। यहाँ से हमने P की वैल्यू लेनी थी, तो ये देखें कि जो P की वैल्यू है वो कैसे आएगी, यही वाला V इधर जाके डिवाइड होगा तो nRT ओवर V जो है ये हमारे पास DQ की वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारे पास जो DQ का एक्सप्रेशन बना है इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस करें, जो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का चेंज लिया था, उसमें अगर हम इसको प्लेस कर दें तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास जो आएगी वैल्यू बनेगी वो होगी डेल्टा एस इज़ इक्वल टू VI टू VF nRT DV ओवर V इंटू T। अब इसमें देखें, हमने यहाँ पे इंटेग्रल जो है, ऊपर तो हमने देखा कि हमने यहाँ पे इंटेग्रल की वैल्यू ली हुई थी इनिशियल टू फाइनल, लेकिन यहाँ पे हमने इस इंटेग्रल की लिमिट्स को चेंज कर दिया VI से VF तक। ऐसा क्यों था, क्योंकि देखें जब भी हमने आइसोथर्मल प्रोसेस लेना है
तो उसमें टेम्परेचर को तो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो उसका चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिहाज से इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, और इस इंटेग्रल में आपको पता है प्रेशर तो कहीं है नहीं, तो वॉल्यूम के लिहाज से हमने इंटेग्रल अप्लाई किया, और ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये इसका फाइनल वॉल्यूम था, जिसको हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि देखें इनिशियल स्टेट में इसका वॉल्यूम VI होगा और फाइनल में ये जो है ये VF हो जाएगा। यहाँ पे अब अगर हम इसका इंटेग्रल ये वाला अप्लाई करते हैं और DQ की जगह पे हम nRT/V इंटू DV ये वाली वैल्यू जो है वो प्लेस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय T एज इट इज़ आ जाएगा। देखें DQ/T था, तो DQ की जगह पे ये पूरा इतना एक्सप्रेशन आ गया, और T जो है वो इसके साथ एज इट इज़ आ जाएगा। तो यही वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा NR, और जब हम उसको इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा ln। देखें NR तो कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर ले लिया इंटेग्रल के, बाकी हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो ये ln VF माइनस VI आ जाएगा, जिसमें आपको पता है कि लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब दो वैल्यूज़ माइनस हो रही होती हैं तो बेसिकली वो डिवाइड हो रही होती हैं, डिवीजन में होती हैं, तो हम इसको सॉल्व करके ऐसे लिख लेंगे। अब देखें इसमें जो हमने ये वाला प्रोसेस डिस्कस किया ये आइसोथर्मल प्रोसेस था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी, और इसके दौरान हम एंट्रोपी का चेंज तब ही पॉजिटिव ले सकते हैं जब VF की वैल्यू ज़्यादा होगी VI से। ये आपको इस एक्सप्रेशन से भी क्लियर हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना होता है, तो इसके लिए DQ की वैल्यू हम ले लेते हैं CV इंटू N इंटू DT। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये हम जब हमने स्पेसिफिक हीट वाला एक्सप्रेशन किए थे उसमें हमने ये वाला डेवलप करवाया था कि जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसके लिए DQV की वैल्यू जो है वो होती है CV इंटू N इंटू DT। यही वाला एक्सप्रेशन जो है अगर हम एंट्रोपी चेंज में इसको पुट करें, देखिए एंट्रोपी चेंज के लिए ये एक्सप्रेशन था जो रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए था, और इससे हमने इरिवर्सेबल प्रोसेस की तरफ जाना है, तो ये इनिशियल टू फाइनल जो है। अब देखें ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस था पहले वाला, तो उसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया था और इंटेग्रल जो है वो हमने वॉल्यूम के लिहाज से लगाया था। और अब देखें आइसोकोरिक प्रोसेस में क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम वॉल्यूम वाला इंटेग्रल नहीं लेंगे बल्कि टेम्परेचर का चेंज हम ले रहे हैं। देखें वॉल्यूम ने जब कांस्टेंट रहना है तो हमें टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसमें कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे DQ की जगह पे हम अगर CV इंटू N DT लगा दें तो ये एक्सप्रेशन इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखें CV भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है, ये इंटेग्रल के बाहर आएंगे, और बाकी जो इंटेग्रल है वो सिर्फ और सिर्फ DT/T पे अप्लाई होगा। नीचे जो है वो वेरिएबल है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ln TF/TI आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व किया जैसे हमने ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व किया था। इसमें देखें इसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो कब पॉजिटिव होगा, जब TF की वैल्यू ज़्यादा होगी TI से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस जो है ये हम एक चीज़ याद रखनी है कि ये सारे प्रोसेसेस हम जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो है देख रहे हैं। इसमें देखें जब भी हमने आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करनी है तो इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए जो DQP का एक्सप्रेशन हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो था DQP इज इक्वल टू CP N इंटू DT। और एंट्रोपी चेंज अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेते हैं तो वो हमारे पास यही एक्सप्रेशन लेके चलना है हमने, जिसमें इंटेग्रल हमने TI से TF तक लगा दिया, DQP/T ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, जिसमें DQP की जगह पे CP N इंटू DT हम प्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय T एज इट इज़ आ जाएगा। अब दोबारा देखें इसमें अगेन जो है वो इंटेग्रल अप्लाई होगा DT/T पे, तो यही वाला जो एंट्रोपी चेंज है इसकी वैल्यू आ जाएगी N इंटू CP एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, और इंटेग्रल जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये ln TF/TI आ जाएगा। और आइसोबैरिक प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल चेंज के दौरान, प्रोसेस के दौरान, इसमें भी आपने देखा कि जब भी हमने एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव लेना है तो हमें TF की वैल्यू ज़्यादा लेनी पड़ेगी TI से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र। इसके लिए हम दो स्टेट्स कंसीडर करते हैं। देखें इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब हमने इसमें हीट ट्रांसफ़र भी देखना है कि जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हम लेते हैं तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा। इसमें देखें इनिशियल जो स्टेट हमने ली है उसमें हमने लेट किया कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसका टेम्परेचर T1 है, दूसरा कंटेनर है जिसका टेम्परेचर T2 है, और दोनों इस तरह से पड़े हुए हैं कि उनके दरमियान में इनको कम्प्लीटली हमने जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड की हुई है, इंसुलेट यहाँ से किया हुआ है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि यहाँ से हीट इधर ट्रांसफ़र नहीं होगी और इधर से जो है वो इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम यहाँ से इंसुलेशन जो है वो हटा दें
और ये दोनों जो हैं टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो कनेक्ट होने से क्या होगा, अब देखें इनिशियली तो इसका टेम्परेचर T1 था, इसका टेम्परेचर T2 था, लेकिन जैसे ही ये थर्मल कॉन्टैक्ट में आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इसका और इसका टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाएगा। जैसे एक तरफ से ठंडा पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से गर्म, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ठंडा और गर्म मिलके जो है वो एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल वही है कि देखें एक का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का T2 था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, उसको हमने फाइनल स्टेट कह दिया। इसके लिए हमने एंट्रोपी चेंज देखना है। पहले हम फर्स्ट स्टेट के लिए एंट्रोपी चेंज देखेंगे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल dQ/T। अब देखें इसमें हमने ये देखा कि हम देखें अगर हम फर्स्ट वाले इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला जो कंटेनर था ये T1 टेम्परेचर से TE टेम्परेचर तक गया है। तो हमने T1 से TE तक लिमिट अप्लाई की, CmDT एज इट इज़ आ जाएगा, जिसमें m नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और C जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के लिए हमने जो C यूज़ किया था वही है, dt/T आ गया। अब dt/T पे हम अगर लगाते हैं इंटेग्रल तो ये ln TE/T1 जो है वो आ जाएगा, यानी हमने इसको सिंपली सॉल्व किया और m और C कांस्टेंट होने की वजह से ये इंटेग्रल से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे सेकंड स्टेप के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेप हुआ है उसमें ये T2 टेम्परेचर से TE टेम्परेचर तक कन्वर्ट हुआ है। तो लिमिट हमने T2 से TE तक लगानी है, CmDT/T एज इट इज़ आएगा, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी mCln TE/T2 आ जाएगा। अब दोनों एंट्रोपी चेंज हमने देख लिए हैं, फर्स्ट स्टेट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। अगर हम टोटल एंट्रोपी चेंज देखना चाहें तो वो हम कैसे लेंगे, टोटल एंट्रोपी चेंज इक्वल होगा डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। दोनों एंट्रोपी चेंजेस जो हैं उनको हमने 1 वाले को और 2 वाले को ऐड अप कर दिया। जब इनको हम ऐड करेंगे तो डेल्टा S इज इक्वल टू, इसकी जगह पे डेल्टा S1 की जगह पे तो हमने उसकी वैल्यू प्लेस की है और 2 की जगह पे उसकी वैल्यू प्लेस की है। M एंड C दोनों में कॉमन आ जाएगा, ln TE/T1 प्लस ln TE/T2 दोनों एडअप हो रहे हैं तो लॉग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। m एंड c एज इट इज़ आ जाएगा और मल्टीप्लाई होने से TE²/T1/T2 सॉरी इंटू T2 आ जाएगा। अब देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये शो कर रहा है कि जो एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इस जो इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफ़र था इसमें एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे TE² है जो एक ग्रेटर वैल्यू है T1 T2 से, ये हमेशा ग्रेटर रहेगी। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है टोटल, हमारे पास टोटल एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव था। तो ये हमने एंट्रोपी चेंज को देख लिया इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।